हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ वैंक्शन फैनफिक का लास्ट एपिसोड शेयर कर रही हूँ। इसके बाद ये फैनफिक भी ख़त्म हो जाएगा। और काफ़ी लोग मुझसे वर्ड ऑफ ऑनर की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वर्ड ऑफ ऑनर की एक्सप्लेनेशन की। मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी गाइज़, आई एम रियली सॉरी, बट मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जैसे मैंने बताया था ऑलरेडी उसको कोई एक्सप्लेन कर रहा है। और अगर मैंने भी एक्सप्लेनेशन शुरू कर दिया तो लोग कंपैरिजंस करने लगेंगे। उन कंपैरिजन से क्या होता है कि दिमाग को स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा। इसीलिए अगर मैं कोई और ड्रामा ही एक्सप्लेन करूँ तो ही ज़्यादा ठीक रहेगा। और हेवन ऑफिशियल ब्लेसिंग्स के लिए मैंने आपको कहा ही है, जैसे ही उसका लाइव एक्शन आएगा सबसे पहले उसको मैं ही शेयर करूँगी अपने चैनल पे। हेवन ऑफिशियल ब्लेसिंग्स हो या इमोर्टैलिटी हो, इन दोनों ड्रामास का इंतज़ार तो मैं खुद बहुत टाइम से कर रही हूँ। लेकिन वर्ड ऑफ ऑनर सच में वर्थ वॉचिंग ड्रामा है गाइस, उसको ज़रूर देखना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। मुझे काफ़ी पसंद आया। लेकिन अभी भी दी अनटेम्ड और हेवन ऑफिशियल ब्लेसिंग्स ही मेरे लिए बीएल हिस्टोरिकल्स में नंबर 1 पर ही हैं। वांगशन और हुआलिन के लिए जो मेरी क्रेजीनेस है ना, उसको कोई भी कपल रिप्लेस नहीं कर सकता। कोई स्ट्रेट कपल भी इन बीएल कपल्स के आगे कुछ नहीं है यार। और रही बात वांगशन फैनफिक्शंस की, तो मैं खुद काफ़ी सारे वांगशन फैनफिक्स पढ़ चुकी हूँ, काफ़ी एक्सप्लोर कर रही हूँ। फिलहाल मैं ये दोनों पढ़ रही हूँ, आई फिक्स एवरीथिंग वांगशन एंड द लोनली ब्रिज वांगशन फैनफिक्शन। इनकी स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बट अगैन मुझे अगर शेयर करना है तो पहले मुझे इनके ऑथर से कांटेक्ट करना होगा। आप भी इन्हें पढ़कर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। ओके, तो आज का इंट्रो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया, लेकिन गाइज मुझे आप लोगों से बातें करनी थी और कम्युनिटी में या कमेंट सेक्शन में इतनी बातें नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा वियिंग को जब पता चला कि जाई ने उसके दोनों बेबीज को अपनी गोद में उठाया हुआ है, तो वो तुरंत उसके पास जाता है और दोनों बेबीज को वापस ले जाता है। वांगजी जब रूम में वापस आता है तो वो देखता है बेबीज की नैनीज वहाँ खड़ी हुई थी और वो काफ़ी टेंशन में लग रही थी। वांगजी उनसे पूछता है कि क्या हुआ। वो दोनों घबराते हुए कहती हैं, हम गुंजुन, हमें नहीं पता था मास्टर वे को इतना गुस्सा आ जाएगा। वो दोनों बेबीज को लेकर यहाँ से चले गए हैं। वांगजी कहता है, एग्जैक्टली हुआ क्या था, मुझे सब बताओ। वो दोनों नैनीज उसे सब कुछ बता देती हैं। कुछ समय बाद वांगजी वेनिंग के घर पहुंच जाता है। उसे पता था कि वेयिंग वहीं गया होगा। वांगजी बाहर से सुनता है जाई वेयिंग से कह रही थी, वेयिंग, हम तुम्हारा डर समझते हैं, लेकिन तुम्हें अपना गुस्सा हंगुंजुन पर नहीं उतारना चाहिए। तभी जाई देखती है कि वांगजी वहां पहुंच गया था। जाई उसका वेलकम करती है। वेयिंग के दोनों बेबीज वेनिंग के पास थे और वेनली उनके साथ खेल रही थी। जाई भी वेयिंग और वांगजी को अकेला छोड़ किचन में चली जाती है। वांगजी और वेयिंग कुछ समय के लिए ऐसे ही बैठे रहते हैं। वांगजी देखता है कि वेयिंग बहुत गुस्से में बैठा हुआ था। वांगजी उससे बात करने की कोशिश करता है तो वेयिंग कहता है, मैं अपने बेबीज को अब उस लेडी के आसपास भी नहीं रहने दूंगा। अगर उसने मेरे बेबीज को कुछ गलत खिला दिया तो। तुमने उन नैनीज को साफ इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि कोई भी हमारे बेबीज के आसपास ना ही आएगा और ना ही उन्हें टच करेगा, लेकिन फिर भी हमारे बेबीज उस जिनफे की गोद में थे। वांगजी वेयिंग को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वेयिंग उठकर खड़ा हो जाता है। वेयिंग कहता है, मुझे लगा तुम्हारे ब्रदर ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो लेडी हमारे बेबीज के आसपास भी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वो वहां थी। कहीं ये तुम्हारे अंकल लैंच रैन का आइडिया तो नहीं था? कहीं जिनफे को उन्होंने ही तो नहीं भेजा था? वांगजी के कितने भी कहने पर वेइंग उसकी बात नहीं सुनता, तो वांगजी कुछ ऐसा करता है जो उसने सालों से नहीं किया था। वो वेइंग पर साइलेंसिंग स्पेल लगा देता है। वांगजी वेइंग को उठाते हुए कहता है, वेइंग, मुझे माफ कर दो, तुम्हें उस लेडी का सामना अकेले ही करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ मैं भी टेंशन फ्री था, क्योंकि मुझे पता था मेरे बेबीज के पास तुम हो, इस दुनिया की सबसे गॉर्जियस, लविंग और ओवर प्रोटेक्टिव मदर। वेइंग क्योंकि कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, गुस्से में बस उसने मुंह फुला लिया। वांगजी उसकी ये हालत देखकर मुस्कुराने लगा। वांगजी उसके पास जाते हुए कहता है, वेइंग, अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला है जो यीलिंग पैट्रियार्क के गुस्से को कंट्रोल कर सके। और उसके गाल को पिंच करते हुए उसकी साइलेंसिंग स्पेल हटा देता है। वेइंग का गुस्सा शांत हो जाता है और वो कहता है, वो मेरे सामने ही है जो मुझे कंट्रोल कर सकता है। वांगजी उसे गले लगाते हुए कहता है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम मुझे हमेशा अपने कंट्रोल में रखते हो। वेइंग उससे कहता है, लंजा, मैं बहुत डर गया था। वो हमारे बॉयज को अपनी गोद में ले हुई थी जब मैं पागलों की तरह सो रहा था। अगर हमारे बेबीज को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता।
वांगजी कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। वेइंग कहता है मुझे लगता है उन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन की जरूरत है। क्यों ना मैं किसी घोस्ट को। वेइंग घोस्ट का नाम लेता ही है कि वांगजी उसे मना कर देता है। वांगजी कहता है हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। वो अभी बहुत छोटे हैं और ये सब उनके लिए सेफ नहीं। वेइंग कहता है ठीक है, फिर तुम्हारे गुसू लैंड रोब्स उनको प्रोटेक्ट करेंगे। वांगजी कहता है वेइंग हमारे बेबीज को कोई टच भी नहीं कर सकता। अब वांगजी उससे कहता है वेइंग अंकल तुमसे कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन मैं समझता हूँ अभी तुम ठीक हालत में नहीं हो, हम किसी और दिन चल सकते हैं। वेइंग कहता है मैं उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, हम घर वापस चलते हैं। वांगजी कहता है वेइंग तुम अब एक लैन हो और अंकल हमारे सीनियर हैं। मैं मानता हूँ वो गलतियाँ करते हैं, लेकिन कभी कभी हम उन्हें झेल सकते हैं ना। वेइंग कहता है ठीक है, लेकिन मैं आशिंग और आशियांग को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। वांगजी कहता है हमें ले जाना होगा, क्योंकि शायद अंकल फिर उन्हें तब ही देख पाएं जब वो चलना सीख जाएंगे। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जिनफे इस बार उन्हें हाथ नहीं लगा पाएगी। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वेइंग कहता है ठीक है, लेकिन हम वापस यहाँ आ जाएंगे। मैं एक और रात क्लाउड रिसेस में नहीं बिताने वाला। वांगजी मान जाता है। वांगजी और वेइंग लैंचरैन के पास जाते हैं। वांगजी दोनों बेबीज को लैंचरैन की गोद में देता है। वेइंग को देखकर लैंचरैन उससे कहता है ब्रदर इन लॉ, सुबह जो हुआ मैंने उस बारे में सुना। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ध्यान नहीं दे पाया। लैंचरैन अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को खिलाते हुए पूछता है शिचैन ऐसा क्या हुआ था जिसके लिए तुम माफी मांग रहे हो। वेइंग कहता है अब वो सॉल्व हो चुका है। चिरैन की गोद में लैनचैंग बिल्कुल शांत लेटा हुआ था और लैनशिंग रोए जा रहा था। वेइंग उसके पास जाकर कहता है आशिंग मैं यही हूँ, तुम्हारे फादर यही है, रोना बंद करो। लैनचैन उससे पूछता है क्या उसे भूख लगी है। वेइंग कहता है मैं उसे बाद में फीड करा दूंगा। लैनचैन अपने दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन को देखकर बहुत खुश होता है और अपना सारा गुस्सा भूल जाता है। लैनचैन वेइंग से कहता है मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगा। पास्ट में तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ या जो भी कुछ तुम्हें मेरी वजह से सहना पड़ा, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपने गुस्से में अंधा हो गया था। मैं ये नहीं देख पाया कि तुम हमारे लैंड एक्ट के लिए और मेरे नेफ्यू के लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। मैं यही चाहता हूँ कि तुम और वांगजी वापस यहाँ आ जाओ और जिंगशी में रहो। हालांकि शिचैन ने मुझे बताया कि तुम क्यों यहाँ वापस नहीं आना चाहते। लेकिन मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन कहाँ बड़े होंगे, उनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग कैसी होगी, वो अपने क्लैन के रूल्स और वैल्यूज को कैसे सीख पाएंगे, ये मैं जानना चाहता हूँ। लैनचैन की बातें सुनकर वेइंग बिल्कुल शॉक्ड रह गया था। वांगजी लैनचैन से कहता है अंकल मैंने और वेइंग ने अभी डिसाइड नहीं किया है कि हमारे बेटे कहाँ पढ़ेंगे, लेकिन वो गुसू तभी वापस आएंगे जब वेइंग चाहेगा। लैनचैन वांगजी की बातों पर सिर हिलाते हुए कहता है मैं समझता हूँ, लेकिन क्या मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलने के लिए बीच बीच में आ सकता हूँ। वांगजी वेइंग की तरफ देखने लगता है। वेइंग कहता है आप बिल्कुल आ सकते हैं, हमें खुशी ही होगी। लैनशिंग का राउंड टमी देखकर वेइंग उसे उठाकर उसकी बैक रब करने की कोशिश करता है, तो लैनचैन उससे कहता है मैं करता हूँ। लैनचैन जैसे ही लैनशिंग को अपनी गोद में उठाता है और उसकी बैक रब करता है, तो लैनशिंग उसके कपड़ों पर वॉमिटिंग कर देता है। वेइंग अपने हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लैनचैन लैनशिंग को अपनी गोद में लेकर उसके गाल पिंच करता है और उससे कहता है ये तुमने क्या किया। लैनशिंग रोने लगता है और लैनचैन उसे चुप कराने की कोशिश करता है। लैनचैन उससे कहता है तुम बिल्कुल अपने फादर की तरह हो। वेइंग एक क्लीन क्लॉथ लेकर आता है और लैनशिंग के फेस को क्लीन करता है। शिचैन हंसते हुए कहता है अंकल लगता है आपको वांगजी की याद आ गई जब वो छोटा था। वेइंग वांगजी की तरफ देखने लगता है और वांगजी उससे नजरें चुराता है। लैनचैन वेइंग को बताता है वांगजी क्लाउड रिसेस का सबसे लाउडेस्ट और डिमांडिंग बेबी हुआ करता था। अगर उसकी माँ से उसे थोड़ी देर के लिए भी कोई दूर कर दे या उसके फीड के लिए थोड़ी भी देर हो जाए तो वो रो रो कर बुरा हाल कर देता था। ऐसा कहकर लैनचैन हंसने लगता है और वांगजी शाय फील करने लगता है। वेइंग को वांगजी के बारे में इंटरेस्टिंग बातें सुनने को मिल रही थी, जिसलिए वो बहुत खुश हो रहा था, लेकिन उसके लिए ये भी बहुत शॉकिंग था कि लैनचैन एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह हंस रहा है। अब वेइंग और वांगजी अपने दोनों बेबीज के साथ अपने घर में वापस आ जाते हैं। वेइंग अपने दोनों बेबीज को सुलाता है और वो देखता है कि वांगजी ने खुद को अनड्रेस करना शुरू कर दिया था। वांगजी उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उससे कहता है वेइंग मैं तुम्हें बाथ लेने में मदद करता हूँ।
वो ये घबराते हुए पीछे जाने लगता है और उससे कहता है, लांचा तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुमने सुना? शायद हमारा बेबी रो रहा है, मैं अभी चेक करके आता हूँ। वांगजी उससे कहता है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है वेइंग, और आवाज़ करना बंद करो वरना तुम उन्हें जगा दोगे। और मैं बस तुम्हें बात लेने में मदद ही तो करना चाहता हूँ। वो यिंग नर्वसली हंसते हुए कहता है, लास्ट टाइम भी तुमने यही कहा था और फिर क्या हुआ था हम दोनों को पता है। वांग जी उससे कहता है, सारी तुम्हारी गलती है, अगर तुम मुझसे रुकने के लिए कहते तो मैं रुक जाता। वो यिंग कहता है, तुम हर बात का ब्लेम मुझ पर ही क्यों करते हो, और पूरे रूम में इधर उधर भागने लगता है। लेकिन वांग जी उसे तुरंत पकड़ लेता है और उसके हाथों को कस के जकड़ लेता है। वांग जी उससे कहता है, मैंने कहा ना ये सब करना बंद करो वरना तुम उन्हें जगा दोगे। विंग कहता है, मैं यही तो चाहता हूँ, और कहने लगता है, लानशेंग लानशांग अपनी मदर को बचाने के लिए आओ। वांग जी उसकी इस हरकत पर हंसने लगता है और उसे गोद में उठाकर बेड पर ले जाता है। विंग उससे कहता है, लंजा क्या तुम्हें पता है तुम किससे पंगा ले रहे हो? मेरे पास अब दो छोटे छोटे जनरल्स हैं जो तुम्हें यूं ही हरा सकते हैं। तुम इतने शेमलेस कब से हो गए हो? अंकल ने आशिंग के बारे में बिल्कुल सही कहा था, वो बिल्कुल तुम पर गया है, वो तुम्हारी तरह डिमांडिंग है। वांग जी उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देता और उसको अनड्रेस करना शुरू कर देता है। एंड देन इट्स देयर टाइम फॉर डेली नाइट एक्टिविटी। वांग जी और उनके दोनों बेबीज चारों सोए हुए थे। वांग जी को कुछ समय के बाद लगने लगा कि काफ़ी समय से उसके बेबीज रोए नहीं हैं, जबकि ये उनका रोने का समय होता है। उसे थोड़ी टेंशन होने लगती है तो वो उनके पास जाने का सोचता है। वांग जी वेइंग को नहीं उठाता क्योंकि वेइंग टेंशन में आ जाता और ओवर रिएक्ट करता। वांग जी उठता है, बीचिन हाथ में लेता है और हाफ नेकेड हालत में ही अंदर जाने लगता है। वांग जी को शक हो जाता है कि कोई ना कोई तो उसके बेबीज के रूम में है। वांग जी जब अंदर जाता है तो एक वुमेन उनके दोनों बेबीज को गोद में लिए खड़ी थी। वांग जी तुरंत बीचिन उसके गर्दन पर रख देता है। वो वुमेन उससे कहती है, मैं तुम्हें एडवाइस करूंगी कि अपनी तलवार को नीचे रख दो सन, अपने सीनियर को इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। वांग जी जैसे ही उनकी तरफ देखता है अपना सिर नीचे झुका लेता है। वो लेडी और कोई नहीं बल्कि इमोर्टल कल्टिवेटर बाओशन सैरन थी। वांग जी उनका वेलकम करता है। वो उनसे पूछती हैं, क्या वेइंग अभी भी सो रहा है? वांग जी कहता है, उसका उठने का समय होने वाला है, वो जल्दी ही उठ जाएगा। इधर वेइंग नोटिस करता है कि वांग जी रूम में नहीं था। वो भी उठ जाता है और सोचने लगता है कि लंजा ने मुझे अभी तक क्यों नहीं उठाया। तभी एक सर्वेंट वेइंग के पास आता है, उनसे कहता है, सर मास्टर ने कहा है कि आप जल्दी ही रेडी होकर चले जाएं, एक विजिटर आपसे मिलने आई हैं। वेइंग जैसे ही बाहर जाता है तो वो देखता है उसकी ग्रैंड मदर उसके बेबीज को गोद में लिए बैठी थी। वेइंग उनसे कहता है, ग्रैंड मदर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आपसे फिर से मिल पाऊंगा। बॉशन सैरन मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने भी नहीं सोचा था। वेइंग उनसे पूछता है, आप यहाँ कब आई ग्रैंड माँ? बॉशन सैरन कहती हैं, मैं आधी रात को यहाँ आई थी, लेकिन तुम्हारी सिक्योरिटी बहुत बेकार है। मैं आधी रात को तुम्हारे बेबीज के रूम में भी आ गई और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अगर मेरी जगह कोई चोर होता या कोई इविल पर्सन होता तो? विंग कहता है, ग्रैंडमा आप इसीलिए अंदर आ गई क्योंकि आप फैमिली मेंबर हैं। अगर कोई और होता तो नहीं आ पाता। और वैसे भी मेरा हस्बैंड हमेशा आंखें खुली रखकर ही सोता है, उसे सब पता चल जाता है। लेकिन अगर आप फिर भी कह रही हैं तो मैं सिक्योरिटी चेंज कर दूंगा। लेकिन बॉशन सैरन कहने लगती है, मुझे सब पता है। तुम्हारा हस्बैंड आया, उसने दरवाजे पर नॉक किया और तलवार मेरे गर्दन पर रख दी, जबकि वो बाइंडिंग स्पेल यूज कर सकता था या अपनी मसल्स का भी इस्तेमाल कर सकता था। क्या यही तरीका है इस जनरेशन का बिहेव करने का, बेड में हाफ नेकेड सोना? ये लास्ट वाली लाइन को सुनकर वियिंग को हंसी आने लगती है, लेकिन वो अब खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और वांग जी शर्म से अपनी आंखें झुका लेता है और उसे याद आता है कि जब वो बॉशन सेरिन के पास गया था तो वो हाफ नेकेड था। उस वक्त उसने शर्ट पहनने का नहीं सोचा था क्योंकि उसे सिर्फ अपने बेबीज की चिंता हो रही थी। वियिंग हंसते हुए कहता है, ग्रैंड मदर प्लीज अपने दिमाग से इरेज कर दीजिए कि आपने वांग जी को हाफ नेकेड देखा था। बाओशन सैरन उससे कहती है, अपने हस्बैंड से कहो कि डिसेंट बने, एक शर्ट पहनने में उसे कितना समय लग जाता। वियिंग कहता है, ग्रैंड मदर इस बात पर आप नाराज मत होइए, रोज थोड़े ना कोई फैमिली मेंबर आधी रात को हमारे घर आता है। वियिंग और बाओशन सैरन को अपने बारे में ऐसे बात करता देख वांग जी को बहुत शर्म आ रही थी और उसे पहली बार अपने इन लॉज वाली फीलिंग आ रही थी। वांग जी बाओशन सैरन से कहता है, मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप आ रहे हैं।
मेरे बिहेवियर के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर मुझे पहले से पता होता कि आप आने वाली हैं तो मैं अच्छे से प्रिपरेशन रखता। बहुशन ज़ारोन उससे कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? वांगजी कहता है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, आप कभी भी यहाँ आ सकती हैं। अब बहुशन ज़ारोन वेइंग से कहती है, वेइंग अपने बेबीज को अलग कौन छोड़ता है? क्या तुम दोनों को अपने बेबीज के साथ नहीं सोना चाहिए? और मैंने सुना है तुमने दोनों बेबीज के लिए उनकी नर्सिंग मदर्स भी रखी हैं। क्या तुम उनके लिए काफ़ी नहीं हो? क्या तुम उन्हें फीड नहीं करा सकते? वो ये कहता है, ग्रैंडमा मैं ही उन्हें फीड कराता हूँ। वो बस तब के लिए हैं जब मैं थक जाता हूँ, लेकिन आगे से मैं ही उनका ध्यान रखूंगा। आप चिंता मत करिए। वांगजी को बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे पहली बार उसे उसके इन लॉज से डांट पड़ रही हो। अब वो वीइंग की फीलिंग को समझ सकता था कि वीइंग को कैसा लगता होगा जब लान चेरन उससे इस तरीके से बिहेव करता है। बोशन सेरन वेइंग की डाइट में बहुत सारे चेंजेस कर देती है जो उसे लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए नहीं होना चाहिए। वो सब कुछ वेइंग की डाइट से हटा देती है। वेइंग फिश लेने की कोशिश करता है तो बोशन सेरन उसकी चॉपस्टिक हटा देती है। वेइंग उससे कहता है, ग्रैंडमा मैं 5 मंथ से यही सब खाता आ रहा हूँ, आप अचानक से ऐसा क्यों कर रही हैं? लंजा तुम कुछ कहो ना। वांगजी घबराते हुए कहता है, ग्रैंड मास्टर वेइंग थोड़ी सी फिश तो खा सकता है ना? बहुशन सारन उससे कहती है, तो तुम हो जो मेरे ग्रैंडसन को बिगाड़ रहे हो, तुम उसे वो करने देते हो जो वो करना चाहता है। विंग देखता है कि बहुशन सारन वांगजी को डांट रही थी, तो वो कहने लगता है, ठीक है मैं वही खाऊंगा जो आप चाहती हैं। अब इस बात को और ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं। अब बहुशन सारन कहती है, लान वांगजी तुम बहुत लकी हो जो विंग तुमसे प्यार करता है और तुम दोनों साथ रहते हो, वरना मैं विंग को अपने साथ ही रखती। विंग कहता है, ग्रैंड मदर इसीलिए आप वांगजी को ऐसे ट्रीट कर रही हैं? ओशन सैरन कहती है, मैं बस तुम दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी थोड़ी सी भी लापरवाही की वजह से तुम दोनों या तुम्हारे बेबीज को कोई भी प्रॉब्लम हो। अब तुम दोनों लांचिंग और लांचियांग को रूम में ले जाओ, मैं तब तक मेडिटेशन करती हूँ। रूम में जाकर वेइंग वांगजी को समझाता है, लंजा उनसे बात करना इतना भी हार्ड नहीं है, तुम्हें उनसे बात करना शुरू करना चाहिए वरना वो तुम्हें सीरियसली कैसे लेंगी। वो बाहर मेडिटेशन कर रही होंगी, तुम अपनी ग्युचिन को लेकर जाओ और उनके लिए म्यूजिक प्ले करो, उन्हें अच्छा लगेगा। वांगजी बाहर जाता है और बाओशिन सेरन के लिए म्यूजिक प्ले करता है। वांगजी उनसे कहता है, मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। वांगजी उनसे कहता है, मुझे पता है मैं वेइंग को डिजर्व नहीं करता, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, बाओशिन सेरन उससे कहती हैं, तुम वेइंग से प्यार करते हो और वो तुमसे प्यार करता है, इससे ज्यादा क्या बड़ी बात हो सकती है। लान वांगजी तुमने मुझे गलत समझ लिया, मैं यहाँ तुम दोनों को अलग करने नहीं आई थी, मैं वियिंग को अपने साथ ले जाने नहीं आई थी। मैं बस अपने ग्रैंडसन से, उसके बच्चों से और उस इंसान से मिलने आई थी जिसके लिए मेरे ग्रैंडसन ने अपनी जान दांव पर लगा दी। अगर तुम नहीं होते तो शायद वो कभी मुझे ढूंढता हुआ मेरे पास नहीं आता और अपनी गोल्डन कोड एक्सचेंज करने के लिए नहीं कहता। तुम्हारी वजह से ही मैं अपने ग्रैंडसन से मिल पाई हूँ, मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। वांगजी कहता है, ग्रैंड मदर मुझे आपसे थैंक्स बोलना चाहिए, आप ही की वजह से मेरी और वेइंग की लाइफ में इतनी खुशियाँ आई हैं। बोशन जैरन उससे कहती है, मैं जल्दी ही वापस लौट जाऊंगी, क्या तुम मेरे जाने से पहले मुझसे कुछ सीखना चाहोगे? आखिरकार तुम भी अब मेरे ग्रैंडसन हो। और फाइनली वांगजी और बोशन सैरन के बीच में भी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। कुछ दिनों बाद बोशन सैरन वहां से चली जाती है और लान वांगजी एक लंबी गहरी सांस लेता है। विंग उससे कहता है, लंजा मुझे पता है वो ऐसे ही फिर से कभी भी आ जाएंगी और हमें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन तब तक हम फिर से शांति से रह सकते हैं। गाइस मुझे लगा था कि स्टोरी इसी पार्ट में ख़त्म हो जाएगी, बट अभी भी 2 चैप्टर्स रह गए हैं। हालांकि उनमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बट अगर आप चाहेंगे तो मैं उनका भी एक पार्ट बना दूंगी। और मैंने कुछ लोगों के कमेंट पढ़े हैं जो बोलते हैं कि आप प्लीज़ ये जान के बारे में भी वीडियोस बनाइए, तो मुझे समझ नहीं आता गाइस कि मैं अलग से ऐसे क्या वीडियो बनाऊं। तो जो मैं Q&A वीडियो करूंगी उसमें आप इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछा करना, ये जान वांगशन या फिर अनटेम्ड से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं या किसी भी ड्रामा से रिलेटेड जो भी मुझे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगी, जिससे मैं आप लोगों से इंटरेक्शन भी रख पाऊंगी। तो अपने क्वेश्चंस को सोच कर रखिएगा, क्योंकि मेरे आसपास जो मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है जिनसे मैं BL फैंडम के बारे में या एशियन ड्रामास के बारे में बात कर सकूं।
स्पेशली बीएल्स के बारे में, क्योंकि मुझे बीएल कंटेंट आजकल बहुत पसंद आता है, आपको पता ही है। तो इसीलिए आप ही लोगों से मैं शेयर कर सकती हूँ अपनी फीलिंग्स, और आप भी अपनी मेरे साथ शेयर करिए। ओके, आई होप आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना वांगशन लवर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।